Manthan School Leadership Summit. आदरणीय डॉक्टर कुलभूषण जी, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस निसा, आनंद जी, प्रोफेसर गीता जी, श्री बलदेव सोनी जी, श्री अमित मेहता जी, श्री टटोली जी, श्री तरसेम जिंदल जी, श्री मधुसूदन जी, हरपाल सिंह जी, श्री विक्रांत जी, उपस्थित अधिकारीगण, गणमान्य व्यक्तिगण, देवियों और सज्जनों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस द्वारा आयोजित मंथन स्कूल की लीडरशिप समिट के कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी खुशी होने का एक बड़ा कारण यह है कि निशा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रदान करने तथा सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रहे हैं। हालांकि कोविड-19 प्रेरित महामारी ने हमें शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व का एहसास कराया, लेकिन गरीब व दूर दराज क्षेत्र के बच्चे कोविड महामारी के दौरान शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहे। कोविड-19 महामारी जो है देश को ही नहीं सारा दुनिया को उथल पुथल किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई क्षेत्र अगर नुकसान हुआ है और जो है काफ़ी चुनौती लिया है, वो है एक शिक्षा विभाग, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दे आर नंबर 1 अफेक्टेड बाय दिस कोविड-19। लेकिन मैं आप सभी लोगों को, जितने भी यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर भी आप लोगों ने बहुत ही मेहनत से इस बहुत बड़ी आपत्ति को आप लोग एक सवाल के रूप में लेके फिर एक साल के अंदर फिर ये परिवर्तन को लाकर ऑफलाइन से ऑनलाइन एजुकेशन चलाना, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग बहुत मुसीबत उठाए, पर्टिकुलरली प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट मैनेजमेंट्स। आप लोगों के जितने भी रिसोर्सेस है, सरकार के पास तो कुछ ना कुछ रिसोर्सफुल रहता है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेस पूरा ड्राई हो गए। रिसोर्सेस ड्राई होने के बाद भी आप लोग कोई सरकार की आप सहायता न लेते हुए अपने पैरों पर आप खड़ा होना, ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य बात है। सबको धन्यवाद देना। अभी आपने बताया कि अपने निशा के माध्यम से आज जो प्लेटफॉर्म बनाकर गरीब बच्चों के लिए और सभी बच्चों के लिए भी करीब 5 करोड़ बच्चों को आप लोग मुफ्त में एक डिजिटल रूप में उनको ऑनलाइन एजुकेशन योगदान करने का जो शुरुआत किया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इस महामारी में बच्चे की शिक्षा में विपरीत प्रभाव पड़ा है। एक सर्वे का
मैंने इसी बीच में रिपोर्ट पढ़ा, वो सर्वे में बताया गया 40% बच्चे ही ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर पाए। और ऐसे में बच्चों की शिक्षा क्षतिपूर्ति के लिए हमें सिलेबस को दोहराने की आवश्यकता है। इसके लिए ट्यूटोरियल कक्षाएं शुरू करने की ज़रूरत है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूल्य आधारित शिक्षा, कौशल व व्यावसायिक शिक्षा तथा बच्चों के समग्र विकास पर काफ़ी जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में यह भी प्रदान किया गया है कि बच्चों को प्राइमरी और उच्च शिक्षा से ही उनकी रुचि अनुसार कौशल शिक्षा दी जाए, ताकि ये बच्चे बड़े होकर अपने पैर पर आप ठहरे और केवल नौकरी ढूंढने वाला ही नहीं, नौकरी देने वाला होना चाहिए। मैं यह स्पष्ट रूप कर दूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा पैसे कमाने के लिए नहीं है। मैं मानव संसाधन विकास के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनसे न तो समझौता किया जा सकता है और न ही व्यापार किया जा सकता है। आज कंपटीशन का युग है। ऐसे में अंग्रेजी के महंगे स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अपने मातृभाषा में ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ रहे जो बच्चे हैं वो जो है काफ़ी पीछे हो रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा नीति में शिक्षा जो है सभी लोगों को मातृभाषा में भी सिखाने का उसमें जो है प्रावधान लगाया। इसको हम सभी लोग जितने जल्दी हो उतना मातृभाषा में हम लोग शुरुआत करना चाहिए। तब तक मातृभाषा में नहीं पढ़ेगा उसके दिल तक नहीं जाएगा, दिमाग में तो आ सकता है। पढ़ाई जो है शिक्षा दिल में भी आना है। दिल और दिमाग दो भी रहे तो संस्कार रहेगा। बिना संस्कार से आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। संस्कार भी बहुत जरूरत है। मूल्यपरक शिक्षा बहुत जरूरत है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इसलिए मातृभाषा को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में जो SC, ST, OBC ऐसे जो बच्चे रहते हैं, माइनॉरिटी बच्चे भी है, जो बच्चे रहते हैं वो जो है आज की कॉम्पिटिटिव युग में आगे नहीं जा सकते। इसलिए मैं आप सब लोगों से इस कंपटीशन के युग में ग्रामीण बच्चों को भी अंग्रेज तो पढ़ना है, अंग्रेज का कोई खिलाफ नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी बोलना चाहिए। अंग्रेज लोगों से भी ज़्यादा अंग्रेजी सीखकर अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं है हम केवल संकीर्ण लोग हैं, हम संकीर्ण नहीं हैं, हम विशाल है। लेकिन हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभूमि और हमारी जन्मभूमि, उसको कोई भी नहीं भूलना चाहिए, तो कोई भी नहीं भूलना। मैं लेबर मिनिस्टर के नाते से जेनेवा जाता था। जेनेवा में मैं देखा हूँ सारे देशों के लोग इंक्लूडिंग जापान, चाइना, इवन ऑल दी सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी लोग थे
वो जो है अपने मातृभाषा में बताते थे, अंग्रेजी में नहीं बताते। तो मैंने भी समझा मैं क्यों मेरे मातृभाषा में नहीं बोला, तो फिर मैं मेरे देश के राष्ट्रभाषा में ही मैं लेबर रिपोर्ट जेनेवा में पढ़ा हूँ। तो सारे देशों में इक्का दुक्का देशों को छोड़कर 144 कंट्रीज सभी लोग जो है मातृभाषा में बोलते थे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है हम लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स के बारे में आप लोग काफ़ी स्किल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं। इसलिए आपके स्कूल से निकले हुए बच्चे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। लेकिन आज का रिपोर्ट जो रिलीज़ किया है, मुझे विश्वास है कि केवल प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं, राज्य सरकारों के स्कूलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स, उनको भी मैं तो बराबर ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद हरियाणा सरकार से, हमारे शिक्षा विभाग के लोगों से बैठ के बात करूंगा और इसका समाधान जो भी है हम लेकर उसको प्रयोग करने का कोशिश करेंगे। हरियाणा सरकार ने गुणवत्ता की शिक्षा के साथ बच्चों को खेल गतिविधियों पर फोकस किया है। हरियाणा राज्य में 1100 से अधिक सरकारी प्ले स्कूल्स कार्यरत है। बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा 137 संस्कृत मॉडल स्कूल्स खोले हैं। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत गरीब मेधावी छात्रों को जेईई नीट परीक्षा में लिए निःशुल्क कोचिंग दी गई है। इस साल सुपर 100 में 26 छात्रों को आईआईटी में दाखिल के लिए चुना गया है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। देवियों और सज्जनों, कल ही हमने अपना संविधान दिवस मनाया। मुझे उम्मीद है कि निशा ने अपने बच्चों को संविधान की प्रस्तावन पढ़ाने के लिए सुनिश्चित किया होगा। सभी स्कूलों में एक पीरियड ऐसी होनी चाहिए जिसमें संवैधानिक मूल्यों, देशभक्ति, समानता, न्याय, बंधुत्व और स्वतंत्रता के बारे में छात्रों को शिक्षा दी जाए, ताकि हमारे स्कूल आदर्श नागरिक बन सके। हमें बच्चों का पूरी तरह पोषण करना चाहिए ताकि ये बड़े होकर जिम्मेवारी और सशक्त नागरिक बने। बच्चों में शुरू से ही मूल्यों, अनुशासन, व्यवहारिक शिष्टाचार और देश के प्रति प्रेम का झुकाव होना चाहिए। हमें बच्चों का नेशन फर्स्ट की भावना के साथ सर्वांगीण विकास करना है। प्रत्येक बच्चे को स्काउट्स, एनसीसी, खेल और कई अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जिसके लिए हमारे स्कूल परिसर में एक आधारभूत तंत्र की आवश्यकता है। निशा से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करता हूं कि सभी सदस्य स्कूलों में अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की लागू करने के लिए तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक तैयारी करना चाहिए। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक शेड्यूल बनाकर, हाफ ईयरली एंड ईयरली शेड्यूल बनाकर आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बाय 2030 के अंदर पूरा करने का प्रयास करना मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है।
और हमारा हरियाणा सरकार ने 2025 के अंदर ही न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए निर्णय लिया गया है। तो इसलिए आप लोग भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा शेड्यूल बनाकर आगे बढ़े, ऐसा मैं मेरे आदिन जो सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे वाइस चांसलर्स को मैंने बुलाकर एक सेशन लेकर उनको सूचित दिया हूँ कि सभी लोग हाफ ईयरली शेड्यूल बनाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने उनको कहा हूँ। तो इसीलिए मैं ईसा के ये महत्वपूर्ण समिट आयोजित करने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। अंत में एक बात कहूँगा, मैं पहले भी कहा था, हम लोग शिक्षा जो है, शिक्षा एक ऐसी है माध्यम है, शिक्षा से आदमी का ऊंचा स्तर बढ़ता है, नैतिकता बढ़ती है, बहुत महत्व है। और बेरोजगारी का अगर कोई परिष्कार है, दवा है, तो वो है शिक्षा। शिक्षा ही बेरोजगारी को दूर कर सकती है। शिक्षा के बिना पैसा से बेरोजगारी नहीं मिट सकती। किसी को पैसा देकर, कुछ देकर हम लोग उसको शिक्षा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन मोस्ट नेसेसरी। और वैसे ही पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को हम ध्यान में लाना चाहिए कि वो बच्चे भविष्य के पौर बनते हैं। वो नहीं बोलना चाहिए। मुझे इस समय में रामायण का एक छोटा सा स्टोरी याद आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब लंका पर जीता है, पहले तो उन्होंने पिताजी का बात मानकर वनवास में गए। वनवास में होने के बाद फिर रावण को दहन करने के लिए लंका गए। लंका में विजय प्राप्त किए। विजय प्राप्त करने के बाद उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी ने देखा लंका जो है बहुत सुंदर है। सुंदर ही नहीं, लंका ऐसा है, स्वर्ण भूमि है। तो लक्ष्मण जी के मन में आ गया कि इतना सुंदर प्रदेश, इतना सोना वाला जैसा जो देश को हम छोड़ के कैसा जाए। तो राम जी को पूछते हैं कि भाई साहब, राम जी देखिए लंका बहुत जो है सुंदर है, गोल्डन है, तो इसलिए हम यहीं रहेंगे। तब राम जी कहते हैं, अपि स्वर्ण मयि लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिष्या स्वर्गादपि गरीयसी। ये राम जी ने कहा। तो इसलिए हमारा देश के ऊपर जो जिम्मेदारी है, यानी जो इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। ये बहुत सालों में हमारे देश में ब्रेन ड्रेन हुआ है। अच्छे लोग रहते, अच्छे लोग पढ़ते, विदेश में जाते हैं। विदेश में जाना चाहिए, लेकिन अपने देश को नहीं भूलना चाहिए। और अपने देश के लिए मैं काम करूंगा, कम सुविधा रहे तो भी मेरे देश के लिए मैं काम करूंगा, ये भावना विद्यार्थियों में बराबर निर्माण करना चाहिए। आजकल विद्यार्थी बहुत आगे बढ़े हैं, सोच बहुत बड़ी है। तो इसलिए हम आप लोगों से विशेष करके मैं चांसलर के रूप से आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूँ, इस विषय के ऊपर अब आज़ादी का अमृत महोत्सव है।
इसमें आप ये साल में ऐसे जो 2-3 कार्यक्रम कीजिए अच्छे देशभक्ति की, आज़ादी में जो स्वतंत्र सेनानी समर्पण हुए उन लोगों का अच्छा जो है पिक्चर के रूप में 2-3 प्रोग्राम कीजिए ताकि बच्चों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति निर्माण होती है। तो इतना ही मैं कहते हुए और एक बार निशा के इस समिट आयोजित करने पर शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और मेरा मानना है कि समिट शिक्षा के सुधार में एक मील का पत्थर साबित होगी। ऐसा मैं पूर्ण करते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद।